स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th का स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि मैं इससे पहले वाले लास्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को बताया था जस्ता धातु का निष्कर्षण, और इस चैप्टर में जो सबसे लास्ट लेक्चर वीडियो है बच्चों वो आज का है, जो आपको चल रहा है चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकार्बनिक रसायन का पहला चैप्टर है, जिसमें बच्चों आप लोगों को हमने 9 इससे पहले लेक्चर वीडियो में आप लोगों को सारे टॉपिक्स क्लियर किया है। ये 10th लेक्चर वीडियो है, जो कि आपको अगर कोई भी वीडियो लेक्चर अगर मिस हुआ होगा बच्चों तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिलेगा चैप्टर का नाम तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत प्रक्रम, जिसको खोलेंगे और उसमें सारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 10 तक लेक्चर का बनाया गया वीडियो, सारा उसमें चैप्टर का डिटेल्स मिल जाएगा बच्चों। और कोई भी चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री में स्टडी करना है तो आपको इसका डिटेल्स उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बच्चों, चैप्टर वाइज सारा बनाया हुआ है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो है, जिसमें आपको बताया जाएगा लोहा धातु का कैसे निष्कर्षण किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए 4 जो धातु हैं उनका निष्कर्षण जानना है आपके सिलेबस के अनुसार, जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, जस्ता और लोहा, ये जो है 4 मेटल्स के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें सबसे आखिरी जो मेटल्स है वो है आपका जो है आयरन, जिसके बारे में अभी यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों का निष्कर्षण चल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ इसको आप मेटल्स भी कह सकते हैं, है ना। एलिमेंट्स के पर क्या कह सकते हैं, मेटल्स भी, जिसका मतलब हो गया तत्वों या धातुओं का निष्कर्षण, तत्वों या धातुओं का निष्कर्षण। इसमें जो सबसे आखिरी एलिमेंट्स हैं, जो इसका नाम है 4 में रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, आयरन। क्या लिखा हुआ है, आयरन, यानी कि लोहा। तो लोहा का क्या है, देखिए सबसे पहले संकेत देख लेते हैं। संकेत इसका क्या है, Fe है, परमाणु संख्या इसका क्या है, 26 है, परमाणु द्रव्यमान क्या है, 55.85, एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6, है ना। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है लोहा का। और इसके बाद उपस्थिति की अगर बात करें तो प्रकृति में लोहा जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि नेचर में जो लोहा है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, जब भी करता है तो किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, क्योंकि ये क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील धातु आपको पता है कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो अब इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, परंतु उल्का जो होते हैं, जो उल्का पिंड जो होते हैं, जो गिरते हैं टकरा के पत्थर, उसमें यह अल्प मात्रा में पाया जाता है। और इसके प्रमुख जो अयस्क हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से इसके प्रमुख अयस्क हैं, जैसे मैग्नेटाइट है Fe3O4, हेमाटाइट है Fe2O3, सिडेराइट है FeCO3 और लौह पायराइट है FeS2। ये एक महत्वपूर्ण इनके अयस्क हैं लोहा का। इसी अयस्कों के द्वारा हम क्या करेंगे, तो लोहा धातु को निष्कर्षित करेंगे, यानी कि इनके अयस्कों से लोहा को प्राप्त करेंगे। तो इस टॉपिक को अभी जल्दी से आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे इसका निष्कर्षण किया जाता है लोहा का। देखते हैं अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे लोहा का कैसे निष्कर्षण किया जाता है। तो देखिए लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि लोहा का अयस्क से निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आइए टॉपिक पर आते हैं। लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी कि लोहा का निष्कर्षण। तो देखिए लोहा का जो निष्कर्षण है वो कैसे किया जाता है, तो लिखा हुआ है क्या कि लोहा का अयस्क सामान्यतः अच्छे किस्म वाले होते हैं, यानी कि लोहा का जो अयस्क होता है बच्चों वो उच्च क्वालिटी के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, इसलिए इनका सांद्रण की आवश्यकता जनरली पड़ता नहीं है। और अगर कुछ अशुद्धियाँ रहा भी तो आप उसे विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा क्या कर देंगे, सांद्रित कर देंगे, जिससे अशुद्धियाँ पूर्ण रूप से अलग हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, जारण की प्रक्रिया से। क्या करते हैं, जारण की प्रक्रिया से। तो देखिए लोहा का जो अयस्क है इसमें मुख्य रूप से बच्चों हम लोग हेमाटाइट या मैग्नेटाइट का जनरली इस्तेमाल करेंगे। और हेमाटाइट या मैग्नेटाइट का जो उपयोग करेंगे तो उसमें जारण की प्रक्रिया से शुरू करेंगे। और उसके लिए क्या करते हैं, तो हेमाटाइट या मैग्नेटाइट को कोयले के चूर्ण के साथ मिलाकर क्या करते हैं, तो वायु की उपस्थिति में एक नियंत्रित ताप पर गर्म करते हैं,
तब क्या होता है, अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और अयस्क में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो नमी होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोहा का जो धातु है, जो लोहा धातु है, इसके अयस्कों में नमी पाई जाती है, तो वो नमी भी क्या हो जाता है, जारण की प्रक्रिया से दूर हो जाता है। तब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, प्रद्रावण यानी कि स्मेल्टिंग। ये सबसे बड़ा प्रोसेस है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लोहा के निष्कर्षण के लिए, क्योंकि आपको जब भी लोहा का निष्कर्षण कराना है तो प्रद्रावण की प्रक्रिया ही एक बड़ी प्रक्रिया है। इसमें हम लोग करते क्या हैं, इस प्रक्रिया में हम लोग जारित अयस्क को कोक एवं चूना पत्थर के साथ मिश्रित कर एक अभिधमन भट्ठी, जिसको हम लोग वात भट्ठी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको अभिधमन भट्ठी को हम लोग वात भट्ठी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वात भट्ठी, है ना। तो इस भट्ठी में क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, और जिसकी आकृति भट्ठी की प्याला और शंकु के जैसा होता है, यानी कप एंड कोन शेप में होता है बच्चों। कैसा होता है, कप एंड कोन शेप में होता है। तो बच्चों जैसा कि हमने जो बताया है, इसमें जो डिटेल्स, आप इसको जो है जल्दी से आप नोट कर लो। फिर आपको बताते हैं कैसा भट्ठी होगा, कैसे उसमें प्रक्रियाएं होगी, और किस टाइप का हर एक भट्ठी के भागों में अभिक्रिया होगा, और आपको लोहा कैसे प्राप्त होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर। तो आइए बच्चों अब देखते हैं कि वात भट्ठी और अभिधमन भट्ठी क्या होता है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखे हैं टॉपिक वात भट्ठी या अभिधमन भट्ठी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। तो हमने पूरा वात भट्ठी का, जैसा कि देख रहे हैं बगल में हमने चित्र बनाया है, पूरा इसको हम स्ट्रक्चरल डायग्राम से ही हम इसको व्याख्या करने जा रहे हैं बच्चों। इसलिए लोहा धातु का निष्कर्षण में इसका जिक्र होना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। फिगर नहीं मिस करना है, फिगर मिस करोगे मार्क्स मिस करोगे, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वात भट्ठी। तो देखिए बच्चों, वात भट्ठी क्या है, तो कहता है वात भट्ठी, तो ये तो आपको हम बताए थे कि प्याला और शंकु आकार का होता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। तो कहता है वात भट्ठी की बाहरी दीवार इस्पात के चादरों की बनी होती है, बाहर दीवार इस्पात की चादर की बनी होती है, और अंदर से अग्निसह ईंटों की बनी रहती है। अंदर वाला दीवार अग्निसह ईंटों की रहता है, बाहर से इस्पात का चादर रहता है। इसकी ऊंचाई 50 से 100 फुट तक होती है, चौड़ाई 24 फुट तक होती है, ठीक है। इसके निचले भाग में 2 मार्ग रहते हैं। देखिए इसके निचले भाग में 2 मार्ग है, एक से धातुमल निकलेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक से पिघली हुई धातु बाहर निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें देखिए, तो देखिए आप इस तरह का डायग्राम है। अब यहाँ अलग अलग टेम्परेचर का हमने जिक्र किया बच्चों, क्योंकि निचले भाग का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, उससे फिर कम मध्य भाग में, और सबसे कम टेम्परेचर ऊपर वाले भाग का होगा। तो यानी कि अलग अलग टेम्परेचर का इसलिए जिक्र किया है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या होता है, वात भट्ठी में अलग अलग ताप पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती है, और तब जाकर आपको लोहा धातु प्राप्त होता है। तो ये तो फिगर है, फिगर को आपको दिखाई दे रहा है अभी, और समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ से हम लोग हवा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, वहाँ से ऊपर व्यर्थ गैस निकलता है, ऊपर से अयस्क को डाला जाता है, जिसके साथ कोक और चूना पत्थर मिला हुआ है, और इसके अंदर जो ताप है उस पर अलग अलग तापों पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती है। तो अब जानेंगे बच्चों कि वात भट्ठी या अभिधमन भट्ठी के अंदर होने वाली अभिक्रिया, यानी इसके अंदर कौन सी ऐसी अभिक्रिया होती है और कैसे आपको लोहा धातु प्राप्त होता है। तो जिसके सबसे पहले हमने बताया भट्ठी के निचले भाग में, यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में बच्चों, यानी इस हिस्से में। तो इस हिस्से में क्या होता है, तो इस हिस्से में पहले कोक जलता है। कोक यानी मतलब कार्बन, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसा कि अभिक्रिया में लिखा गया है। फिर क्या होता है कि देखो, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी होता है, यानी उसमें बाहर निकालता है, जिससे ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कोक के संपर्क में आकर इस बार कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और उसी ताप पर बच्चों जो आयरन का ऑक्साइड है, जो हेमाटाइट आप देख रहे हैं Fe2O3, ये कोक के द्वारा अवकृत हो जाता है, यानी उसी कोक के द्वारा, कार्बन के द्वारा, और क्या हो जाता है अवकृत होकर, तो लोहा धातु में प्राप्त हो जाता है, यानी लोहा धातु में बदल जाता है। तो देखिए पिघली हुई धातु यहाँ से प्राप्त होगा बच्चों। तो इसको आप पहली प्रक्रियाओं को नोट करेंगे, फिर इसके बाद बताते हैं भट्ठी के मध्य भाग में, ऊपर के भागों में कौन सी अभिक्रिया होगी, और आपको अंततः कैसे लोहा प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, अब इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं हम कि कैसे भट्ठी के निचले भाग में और निचले सबसे ऊपरी भाग में कैसे अभिक्रिया होती है। तो देखिए लिखा हुआ है भट्ठी के मध्य भाग में, मध्य भाग यानी कि बीच वाले भाग में। इस भाग का ताप लगभग 1300 केल्विन रहता है, और इस भाग में चूना पत्थर क्या होता है, अपघटित होकर CaO तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला है वो क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, वो बालू के साथ, है ना, सिलिका के साथ संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, यानी धातुमल बना लेता है। जो धातुमल देखिए कहाँ से बाहर होगा, ये देखिए इस वाले भाग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए भट्ठी के सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है,
तो कहता है इस भाग का ताप लगभग 800 केल्विन रहता है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है। यहाँ लोहा का ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत होकर लोहा धातु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इस टेम्परेचर पे जो लोहा का ऑक्साइड है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत हो जाता है और लोहा धातु में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है FeO, ये लोहा का ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकृत होकर किसमें चेंज हो जा रहा है, लोहा में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त कर रहा है बच्चों। तो देखो इस प्रकार जो प्राप्त लोहा है इसको हम लोग स्पंजी लोहा कहते हैं, यानी स्पूंगी आयरन कहते हैं, और इसे हम लोग ढलवां लोहा क्या कहते हैं, ढलवां लोहा, इसे हम लोग ढलवां लोहा भी कहते हैं। क्योंकि बच्चों होता क्या है ना कि ये स्पंजी थोड़ा मुलायम लोहा होता है और जब ये पिघली हुई अवस्था में निकलता है तो इसमें कुछ कुछ छिद्र होता है ना, और छिद्र होता है इसलिए इसको स्पंजी लोहा कहते हैं। और ढलवां लोहा इसलिए क्योंकि इस लोहे जो पिघले हुए हैं बच्चों, इसको आप किसी भी रूप में ढालोगे तो ढल जाएगा, उसी रूप में उसका आकार ले लेगा, इसलिए इसमें शुद्धि भी मौजूद होता है कार्बन सिलिकॉन जैसा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ढलवां लोहा कहते हैं। और ये लोहे का अशुद्ध रूप माना जाता है, तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखना। जैसे हमने क्या बताया कि आपने देखा कि जो वात भट्टी था या विदमन भट्टी था उससे आपको पिघली हुई लोहा धातु प्राप्त हो रहा था जिसमें कुछ अशुद्धियाँ भी था, जिसे आप लोहा का अशुद्ध रूप पीटवा लोहा कह रहे थे। तो अब आपको जानना है कि आखिर लोहा शुद्ध कैसे होगा, यानी लोहा का शुद्ध रूप होता क्या है। तो देखो बच्चों, लोहा का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है पीटवा लोहा। क्या होता है, पीटवा लोहा, जिसको हम लोग रॉट आयरन कहते हैं। तो ये इसमें भी जानेंगे नोट पॉइंट में। तो कहता है पीटवा लोहा, तो देखो कहता है कि यह लोहे का शुद्ध रूप है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, यह लोहे का शुद्ध रूप है। यानी लोहा का दो रूप है, ढलवां लोहा और पीटवा लोहा, लेकिन ढलवां लोहा अशुद्ध रूप है और पीटवा लोहा क्या है, शुद्ध रूप है। तो कहता क्या है कि पीटवा लोहा या लोहे का शुद्ध रूप है। और क्या कहता है कि जब ढलवां लोहा को बड़े बड़े गोलों के रूप में, यानी बड़ा बड़ा गोला के रूप में हम अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, और उसके बाद भाप हथौड़ा से यानी स्टीम हैमर से उसे खूब पीटा जाता है। तो उसे पीटने से क्या होता है बच्चों कि पीटने से उसका धातुमल जो उसके अंदर अशुद्धियाँ वो बाहर हो जाता है। और जब अशुद्धियाँ बाहर हो जाएगा लोहे से, तो लोहा किस में चेंज हो जाएगा, शुद्ध लोहा में चेंज हो जाएगा, यानी कि पीटवा लोहा में चेंज हो जाएगा। तो ढलवां लोहा और पीटवा लोहा में क्या अंतर है और कैसे चेंज होता है, ये आपको हमने बता दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, तो निष्कर्षण का जो सबसे लास्ट टॉपिक होता है बच्चों, यूजेज ऑफ आयरन, यानी कि लोहा का उपयोग। तो लोहा का उपयोग कहाँ करोगे, तो आइए देखते हैं टॉपिक पर। तो कहता है कि ढलवां लोहा का उपयोग आप कहाँ करोगे, स्टोव, रेलगाड़ी का स्लीपर, है ना, या फिर नलियाँ, ये सब जो पाइप वगैरह बनते हैं लोहे के, ये सब बनाने में लोहा का, ढलवां लोहा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो उपयोग है वो देख रहे हैं, ढलवां लोहा से पीटवा लोहा बनाया जाता है। और इस्पात को हम लोग कहते हैं स्टेनलेस इस्पात भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम आप स्टील कह सकते हैं। यानी स्टील भी किससे बनता है बच्चों, तो लोहा से ही बनता है, ढलवां लोहा से ही तैयार किया जाता है। और तीसरा कि पीटवा लोहा से क्या बनाया जाता है, तार, कृषि औजार, कृषि के औजार और जंजीर वगैरह, ये सब जो किससे बनाया जाता है, तो पीटवा लोहा से बनाया जाता है। तो बच्चों ये है लोहा का उपयोग, जिसमें ढलवां लोहा, पीटवा लोहा दोनों का उपयोग किया जाता है। और दोनों उपयोग है या दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों को कैसे परिवर्तित किया जाता है ये भी हमने आपको बताया। तो इसको आप जल्दी से पहले आप नोट कर लेंगे। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताया कि लोहा धातु को कैसे निष्कर्षित किया जाएगा, उसके प्रमुख है जो है हेमाटाइट या मैग्नेटाइट से, ठीक है बच्चों। उसमें फिर उसके बाद हमने सारे प्रोसेस बताएं, जिस प्रोसेस को आपको याद भी रखना और उसी प्रोसेस से आपको चलना है, क्योंकि यही प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और बच्चों इसमें हमने जो भी अभी तक तत्वों के निष्कर्षण चैप्टर में जो भी हमने लेक्चर बनाए, तो ये तो लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो पूरे चैप्टर्स में पढ़ने के बाद आपको सारे बुक्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक्स हो या साइड बुक हो। और कोई भी समस्या होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में या प्रॉब्लम क्लासेज में बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना है और जो है अपने क्वेश्चंस को रखना है। तब तक के लिए